चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। खैर, हमने बात करी मेडिक्लेम की। वकील साहब, हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस और उससे जुड़े क्लेम्स क्या होते हैं। जी। तो आप एक रिपोर्ट देखिए। वाहन खरीदते हैं, चाहे दुपहिया हो या फिर चौपहिया, तो आपके पास वाहन का बीमा कवर होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक बार इस कवर को लिए जाने के बाद जरूरी ये भी है कि आप इसे सही वक्त पे दोबारा रिन्यू कराते रहें। ज्यादातर यही मानते हैं कि बीमा से फायदा यही होगा कि गाड़ी के दुर्घटना होने या खराब होने की स्थिति में इस बीमा कवर का लाभ उठाया जा सकेगा। वाहन का बीमा न कराने से वाहन मालिक को न सिर्फ आर्थिक क्षति होगी, बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मोटर बीमा के तहत 3 तरह के कवर मिलते हैं: गाड़ी के चोरी या फिर क्षति का, चालक और यात्री की दुर्घटना का, और थर्ड पार्टी बीमा। पहले और दूसरे किस्म के बीमा का सेटलमेंट बीमा लेने वाले व्यक्ति और देने वाली कंपनी के बीच होता है, जबकि थर्ड पार्टी बीमा का क्लेम पाना एक कानूनी प्रक्रिया है और पीड़ित को इसे हर्जाने के रूप में कोर्ट से प्राप्त करना होता है। जितना आसान बीमा खरीदना है, उतना ही मुश्किल होता है उसे क्लेम करना। पिछले कुछ सालों में कैशलेस सेवा के आ जाने से ग्राहकों को राहत जरूर पहुंची है। क्लेम दोनों पक्षों के बीच एक कानूनी प्रक्रिया होती है। इस स्थिति में आपको निम्न बातों का ख्याल रखना चाहिए। दुर्घटना के बाद जल्दी से जल्दी बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को इसकी सूचना दें। उससे जानकारी लें कि क्लेम की प्राप्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आपकी बीमा कंपनी आपसे क्षति का प्रमाण जैसे मेडिकल या फिर वाहन रिपेयरिंग का बिल या फिर पुलिस रिपोर्ट मांग सकती है। बीमा कंपनी को क्लेम की प्रक्रिया के लिए पूरी सूचना दें। उन सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखें जिसे बीमा कंपनी से प्राप्त करना है। ये भी जरूरी है कि आप दस्तावेजों की एक प्रति खुद के पास भी रखें। दुर्घटना स्थल के नजदीक चिकित्सालय से सहायता लें और वहां की पुलिस सेवा को भी इसकी सूचना दें। इसकी जरूरत क्लेम के लिए पड़ेगी। वाहन को और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उपाय करें। बीमा कंपनी संभवतः वाहन रिपेयरिंग से पहले उसकी जांच कराना चाहेगी। क्यों मंजूर नहीं होते क्लेम? ऐसा भी होता है कि कई बार क्लेम की मंजूरी नहीं मिल पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्लेम पॉलिसी कवरेज के दायरे से बाहर हो, कोई एक्सक्लूजन हो, आग्रह में सूचना पूरी नहीं उपलब्ध कराई गई हो। क्लेम को इसलिए भी नामंजूर किया जा सकता है यदि दुर्घटना के लिए पूरा या फिर अधिकांश तौर पर चालक जिम्मेदार हो, अगर बीमा कंपनी को दी जा रही सूचना झूठी हो, अगर पॉलिसी सामान्य निजी कार के नाम पर ली गई हो और उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा हो, या फिर आपके पास वाहन में लगी चीजों जिनकी चोरी हो जाए या क्षति हो की रसीद ना हो। क्लेम करते समय बरतें सावधानी। पहली, फाइन प्रिंट को पढ़ें। बेहतर यही है कि बीमा की खरीद के समय ही क्लेम प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली जानी चाहिए, ताकि भविष्य में क्लेम करने के दौरान अफरा तफरी ना हो। अगर ऐसा नहीं भी किया गया हो तो क्लेम के लिए आग्रह करते वक्त फॉर्म को अच्छे से पढ़ें। दूसरा, दस्तावेजों को रखें तैयार। क्लेम की जानकारी के लिए जब आप बीमा कंपनियों की हेल्पलाइन को फोन करेंगे तो वो आपसे पॉलिसी नंबर या फिर मेंबरशिप आईडी नंबर, घटना की समूची जानकारी, उसकी तिथि, समय और जगह की जानकारी लेंगी। इसके अलावा इस घटना की क्षति से एक मोटा मोटा आंकलन भी उन्हें बताना होगा। ऐसे में जो व्यक्ति सेटलमेंट चाहते हैं उन्हें इन सभी दस्तावेजों के साथ तैयार रहना होगा। सही समय पर सूचना दें। बीमा कंपनी को सही समय पर घटना की सूचना दें। गाड़ी का कैशलेस क्लेम ना हो तो सारे बिल सावधानी से रखें। ड्राइविंग इतिहास अच्छा रखें। बीमा कंपनियां प्रीमियम तय करते वक्त ये भी देखती हैं कि आखिर वाहन ड्राइविंग कौन कर रहा था, पुरुष या फिर विवाहित या अविवाहित, युवा या वयस्क। कई ड्राइवर्स से वाहन न चलवाएं। वाहन के लिए अधिक ड्राइवर्स के होने का मतलब होगा अधिक प्रीमियम। कम हाथों से चली गाड़ी के बीमा का प्रीमियम भी कम होगा। तो आपने देखा कि क्या होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, लेकिन उससे जुड़े जब क्लेम हम लेना चाहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वकील साहब, सबसे पहले बताइए कि कुछ पॉलिसीज ऑनलाइन भी बिकती हैं, क्या उन्हें खरीदना सेफ है? जी बिल्कुल सेफ़ है। आजकल ज़्यादातर पॉलिसीज़ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं, बट हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़ लीजिए। जब आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपको पॉलिसी वर्डिंग्स भी ऑनलाइन वेबसाइट पे ही अवेलेबल होती हैं। आप पॉलिसी वर्डिंग्स को डाउनलोड कर लीजिए। आप ये पढ़ लीजिए कि आपको क्या-क्या कवरेज मिल रही है, आपने जो प्रीमियम दिया, आपको कवरेज क्या मिल रही है, क्या एक्सक्लूजन है, क्या-क्या कवर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल कैलामिटी से कोई डैमेज हो गया तो कवर नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँगा, अमरनाथ उधर बद्रीनाथ में जो अभी प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ नेचुरल कैलामिटी की वजह से कई व्हीकल्स डैमेज हो गए थे, तो उसमें उन्हें क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ कई बार कवर नहीं होती। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, वर्डिंग्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, क्या-क्या आपको कवरेज मिल रही है। तो ऑनलाइन पॉलिसीज़ खरीदिए, ठीक होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें नो क्लेम बोनस क्या चीज़ होती है? नो क्लेम बोनस वो बोनस है अगर आपने किसी भी पॉलिसी टर्म में क्लेम नहीं लिया,
तो इंश्योरेंस कंपनी को एडवांटेज है कि आपने क्लेम नहीं लिया, प्रीमियम तो आपने दे दिया था, तो उसके एवज में आपको बोनस देती है ओन डैमेज प्रीमियम पे, जो कि यूजुअली एक पॉलिसी टर्म में 20% ऑफ ओन डैमेज प्रीमियम मिलता है। यानी कि जब आप दूसरी बार रिन्यूअल कराने जाएंगे अपनी मोटर व्हीकल पॉलिसी को और आपने फर्स्ट ईयर में कोई क्लेम नहीं लिया, तो ओन डैमेज जो ओडी प्रीमियम होता है उस पर आपको वो 20% का डिस्काउंट देंगे। नो क्लेम बोनस जो है मैक्सिमम आपको 50% तक मिल सकता है। पहले साल में 20% आपको एक्रू हो गया, अगर आपने दूसरे साल में भी क्लेम कोई नहीं लिया तो वो आपका 40% हो जाएगा। तो उस तरीके से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है ओडी जो आपको प्रीमियम ओन ओडी प्रीमियम जो आप भरते हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है जी। वकील साहब, मान लीजिए कोई अपनी इंश्योरेंस कंपनी चेंज करना चाहता हो, तो ये नो क्लेम बोनस भी माइग्रेट हो जाता है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो नो क्लेम बोनस या एनसीबी है, ये व्हीकल को नहीं मिलता, इंश्योरेंस कराने वाले को मिलता है। यानी कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है, आपने वो व्हीकल बेच दिया और आप किसी दूसरी कंपनी के पास जाना चाहते हैं, तो आप खुद क्योंकि आपके पास आपके नाम पे एनसीबी था, आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और जैसे कि आपका सवाल था कि अगर आपने पहले साल में तो किसी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी कराई, आप उससे खुश नहीं हैं, आपने क्लेम नहीं लिया, आप दूसरे साल में किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कराना चाहते हैं अपनी मोटर व्हीकल पॉलिसी, तो बिल्कुल आप अपना जो 20% का आपका नो क्लेम बोनस है वो आपको दूसरी कंपनी भी देगी, बस बशर्ते आपको प्रूफ देना होगा दूसरी कंपनी को कि पहले साल में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया जी। वकील साहब, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस ले लिया, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद आपने गाड़ी में सीएनजी लगवा ली या एलपीजी लगवा ली, तो क्या कंपनी को बताना ज़रूरी है या वो भी कवर्ड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बताना ज़रूरी है। अगर आपने गाड़ी लेने के बाद जिसमें कि सीएनजी या एलपीजी फिट नहीं थी, आपने बाद में सीएनजी किट लगवा ली या एलपीजी किट लगवा ली, सबसे पहले तो आपको आरटीओ को इंटीमेट करना है। सीएनजी सर्टिफिकेट ले जाके आपको आरसी पे अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ही एंडोर्समेंट करानी पड़ेगी, उसमें यानी कि आपको चढ़वानी पड़ेगी सिंपल भाषा में। आपने अगर सीएनजी किट लगवा ली तो पहले आपकी आरसी में भी उसकी एंट्री होगी कि आपकी गाड़ी बाई फ्यूल है, यानी कि 2 फ्यूल से चलती है। एक बार आपकी गाड़ी में आपकी आरसी में एंट्री हो गई तो उस आरसी की कॉपी लेके आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा और अपनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में एंडोर्समेंट करानी पड़ेगी और उसमें एंट्री हो जाएगी कि हाँ, आपकी गाड़ी में सीएनजी किट भी लगी हुई है और हो सकता है उसके लिए आपको उस पर थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम भी देना पड़े जी। और मान लीजिए आपने गाड़ी किसी को बेच दी, तो क्या इंश्योरेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 157 के अनुसार अगर आपने गाड़ी किसी को बेच दी है, तो जिस दिन आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र इंश्योरेंस जो है वो दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र हुआ माना जाता है, डीम्ड हो जाता है। पर उसमें काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। अब पहले ये देखना है कि ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ। जब आपने गाड़ी खरीदी तो आप आरटीओ के पास जाएंगे और आरटीओ को इंटीमेट करेंगे, अपनी नई आरसी अपने नाम बनवाएंगे। जिस दिन आपकी आरसी बन गई अपने नाम, उस दिन से आपको 14 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है कि जी मैंने ये गाड़ी खरीद ली है और अब इंश्योरेंस मेरे नाम पे किया जाए। तो 14 दिन का तो आपको ग्रेस पीरियड एक मिल जाता है, पर 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसे एंडोर्स कराना पड़ता है अपने नाम पे, तो उसमें कवरेज चलती रहती है जी। एक जल्दी से जवाब दीजिएगा विवेक सर कि अगर किसी ने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी जी और बिना पॉलिसी पर नाम चेंज करे वो उसको यूज़ करता रहता, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप किसी ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी पे अपना नाम ज़रूर चेंज कराना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, सेक्शन 157 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में डीम्ड प्रोविजन तो है कि जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी तो दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर आपको इंश्योरेंस का क्लेम तभी मिलता है अगर आरसी पे जिसका नाम है और जो एड्रेस है वही नाम और एड्रेस इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी होना चाहिए, क्योंकि आपने आरसी तो चेंज करा ली अपने नाम और पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी उसके नाम चल रही है जिससे आपने गाड़ी खरीदी है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि जी मैंने गाड़ी खरीद ली है। 14 दिन का आपके पास समय होता है, 14 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी चेंज करा लीजिए, आपको कवरेज मिलती रहेगी। पर अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नाम नहीं चढ़वाता और पुराने जिससे आपने गाड़ी खरीदी है वही पॉलिसी यूज़ करते रहेंगे, इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा जी। चलिए विवेक जी, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगर आपके भी हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई राय है या किसी तरह की कोई भी राय देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी तरह का विषय हम इसमें शामिल करें, तो ज़रूर हमें कॉल करिए। हमारे नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उन्हीं पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल कानूनी पहलू में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।